अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मंसूर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक खौफनाक और हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं जो हांटेड हॉस्पिटल के बारे में है, यानी भूतिया हॉस्पिटल। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। यह एक नया चैनल है जिस वजह से मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों और फिल्मों में होते हैं, पर जब मैं उस पुरानी अस्पताल में पहुंचा तो मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मेरा नाम अरुण है और मैं एक पत्रकार हूं। इस बार मुझे एक पुराने परित्यक्त अस्पताल के बारे में लिखने का काम सौंपा गया था। यह अस्पताल शहर के बाहर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था। बहुत साल पहले यहां एक भीषण आग लगी थी और तब से यह अस्पताल बंद पड़ा था। लोगों का कहना था कि वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कई लोगों ने वहां भूत प्रेत देखने का दावा किया था, लेकिन मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। शाम ढल चुकी थी जब मैं अस्पताल पहुंचा। बाहर का मौसम बेहद खराब था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। अस्पताल का मुख्य द्वार खुला हुआ था और अंदर घना अंधेरा पसरा हुआ था। मैं टॉर्च जलाकर अंदर दाखिल हुआ। अस्पताल की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और टूटे हुए दरवाजे माहौल को और भयानक बना रहे थे। पहली मंजिल पर मुझे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक थी। मैं रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज दूसरी मंजिल के एक कमरे से आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो एक महिला का धुंधला साया दिखाई दिया। वह रो रही थी और बुरी तरह कांप रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम सुमन है और वह यहां एक नर्स थी। सुमन ने बताया कि उस भयानक रात को जब आग लगी थी, वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन अस्पताल के मालिक ने उसे कमरे में बंद कर दिया था ताकि वह खुद बच सके। सुमन उसी कमरे में जिंदा जल गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। उसने मुझे चेतावनी दी कि मुझे भी यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, वरना मैं भी उसकी तरफ फंस जाऊंगा। मैंने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। सुमन की रोने की आवाज और तेज हो गई थी और मुझे लगा कि वहां कुछ भयानक होने वाला है। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन वह भी काम नहीं कर रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और भयानक सन्नाटा था। तभी मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी का साया दिखाई दिया। वह आदमी बेहद डरावना दिख रहा था। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और आंखें लाल हो रही थीं। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबरा कर कहा, मैं यहां एक कहानी के लिए आया हूं। उसने हंसते हुए कहा, यहां से कोई जिंदा नहीं जा सकता। मैंने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी बंद था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही हैं। मुझे लगा कि मैं वहां से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। तभी अचानक सुमन ने कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैंने उसकी बात मानी और वह मुझे एक गुप्त दरवाजे की तरफ ले गई जो कमरे की दीवार में छिपा हुआ था। सुमन ने दरवाजा खोला और मुझे वहां से बाहर निकाला। जब मैंने मुड़कर देखा तो वह आदमी गायब हो चुका था। सुमन ने मुझे अस्पताल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया और कहा, अब यहां से भाग जाओ और फिर कभी वापस मत आना। मैं तेजी से दौड़ता हुआ अस्पताल से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ भागा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सुमन खड़ी होकर मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में आभार और दुख दोनों थे। मैंने कार स्टार्ट की और वहां से दूर चला गया। इस अनुभव के बाद मैं पूरी तरह बदल गया हूं। अब मुझे विश्वास हो गया है
कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में ही नहीं, हकीकत में भी होते हैं। उस अस्पताल की कहानी को मैं कभी नहीं भूल सकता। वहां की भयानक घटनाएं और सुमन की दर्दनाक कहानी हमेशा मेरे मन में बसी रहेंगी। कुछ महीने बाद मैंने उस अस्पताल के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। मुझे पता चला कि जिस आदमी का साया मैंने देखा था वह अस्पताल का मालिक था। उसकी आत्मा भी उस अस्पताल में भटक रही थी क्योंकि उसने बहुत लोगों की जान ली थी। सुमन की आत्मा अभी भी वहां कैद थी, लेकिन उसने मेरी मदद करके मुझे उस भयानक स्थान से बाहर निकाला। अब मैं जानता हूं कि उस अस्पताल में कुछ अनसुलझे रहस्य छिपे हैं और शायद कभी न कभी मैं फिर से वहां जाऊंगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ, ताकि उन आत्माओं को मुक्ति दिला सकूं। पर अभी के लिए मैं बस उन भयानक यादों को अपने दिल में संजोए हुए हूं और प्रार्थना करता हूं कि सुमन और बाकी आत्माओं को शांति मिले। और अस्पताल की डरावनी कहानी जारी। उस भयानक रात के बाद मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आ गया था। मैं हर रात उस अस्पताल के बारे में सोचता और सुमन और बाकी आत्माओं की चीखें मेरे कानों में गूंजती रहती। मैंने इस अनुभव को अपने अखबार में प्रकाशित किया और यह कहानी बहुत चर्चित हुई। लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल था, क्या मैं सच में उन आत्माओं को मुक्ति दिला सकता हूं? कुछ महीनों बाद मुझे एक दिन अजीब सा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अगर तुम सुमन और बाकी आत्माओं की मदद करना चाहते हो तो वापस अस्पताल आओ। एक रास्ता है जिससे उन्हें मुक्ति मिल सकती है। पत्र बिना किसी हस्ताक्षर के था, पर इसके शब्दों ने मेरे दिल में एक अजीब सी उम्मीद जगा दी थी। मैंने अपने पुराने सहयोगी राजेश को अपने साथ लिया, जो एक अनुभवी भूत प्रेत विशेषज्ञ था। राजेश के पास कुछ धार्मिक और पारलौकिक औजार थे जिनकी मदद से हम आत्माओं से संवाद कर सकते थे। हम दोनों एक रात फिर से उसी अस्पताल की तरफ निकले। रात के अंधेरे में अस्पताल और भी डरावना लग रहा था। इस बार हम अच्छी तरह से तैयार थे। राजेश ने कुछ मंत्र पढ़े और धूप जलाई, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हुआ। हम सीधे उसी कमरे की ओर बढ़े जहां मैंने पहली बार सुमन को देखा था। कमरे में पहुंचकर राजेश ने एक त्रिकोण आकार में नमक छिड़का और बीच में एक मोमबत्ती जलाई। उसने कहा कि यह त्रिकोण हमें किसी भी बुरी आत्मा से बचाएगा। हमने फिर से सुमन को बुलाने की कोशिश की। कुछ देर बाद हमें कमरे में हलचल महसूस हुई और सुमन की आत्मा प्रकट हुई। सुमन ने हमें बताया कि केवल अस्पताल के मालिक की आत्मा को मुक्ति मिलने पर ही बाकी आत्माएं भी मुक्त हो सकती हैं। मालिक की आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी और उसने सभी आत्माओं को अपने वश में कर रखा था। उसे मुक्ति दिलाने के लिए हमें उसकी कब्र ढूंढनी होगी, जो अस्पताल के पीछे एक गुप्त स्थान पर थी। हमने सुमन की आत्मा के साथ मिलकर कब्र को ढूंढना शुरू किया। अस्पताल के पीछे के जंगल में काफी देर तक खोजने के बाद हमें एक पुरानी और टूटी हुई कब्र मिली। कब्र पर लिखा था, यहां विश्राम करता है वो जिसने अनेक निर्दोष जिंदगियों का अंत किया। राजेश ने अपने औजारों की मदद से कब्र को खोला और वहां से एक छोटा सा संदूक निकला। संदूक में एक पुरानी डायरी थी जिसमें मालिक ने अपनी सारी क्रूरता के बारे में लिखा था। हमें समझ में आ गया कि उसे मुक्ति दिलाने के लिए हमें इस डायरी को जलाना होगा। राजेश ने सावधानी पूर्वक डायरी को जलाया और मंत्र पढ़ते हुए उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई। डायरी जलते ही हमें एक भयानक चीख सुनाई दी और हवा तेजी से चलने लगी। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। हमने देखा कि सुमन की आत्मा और बाकी आत्माएं मुस्कुरा रही थीं। सुमन ने कहा, अब हम सभी मुक्त हैं, धन्यवाद अरुण। और धीरे धीरे सभी आत्माएं अदृश्य हो गईं। हम दोनों ने चैन की सांस ली और वापस घर की ओर चल दिए। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि कभी कभी भूत प्रेत सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, बल्कि वे भी किसी न किसी मदद की तलाश में होते हैं। मैंने इस घटना को अपनी नई किताब में शामिल किया, जो काफी प्रसिद्ध हुई। लेकिन इस बार मुझे सुमन और बाकी आत्माओं की मुक्ति के संतोष के साथ चैन की नींद आई। अब मैं जानता हूं कि भूत प्रेत सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, वे भी कभी कभी हमारी मदद के लिए हमें बुलाते हैं। और शायद कहीं ना कहीं कोई और अरुण भी होगा जो किसी और आत्मा की मदद के लिए तैयार हो। अस्पताल की डरावनी कहानी अंतिम भाग। कुछ समय बाद
मेरी किताब अस्पताल की आत्माएं प्रकाशित हो गई और बहुत सराही गई। मुझे कई लोगों से पत्र और ईमेल मिले जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने भी भूतों का सामना किया है, जबकि कुछ ने मेरी कहानी पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मेरे लिए यह अनुभव जीवन बदलने वाला था। एक रात जब मैं अपनी किताब की सफलता का जश्न मना रहा था, मुझे एक अजीब फोन कॉल आया। दूसरी तरफ एक धीमी डरावनी आवाज थी, अरुण, तुमने सुमन और बाकी आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन एक आत्मा अभी भी फंसी हुई है। क्या तुम उसे भी मुक्ति दिला सकते हो? मैंने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम और कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो? आवाज ने जवाब दिया, तुम्हें फिर से अस्पताल आना होगा। और कॉल कट गई। मुझे समझ नहीं आया कि यह किसकी आवाज थी, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे फिर से उस भयानक स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया। इस बार मैं अकेला नहीं गया। मैंने राजेश और अपनी एक और दोस्त नीना को साथ लिया। नीना एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक थी और उसने आत्माओं और परालौकिक घटनाओं पर काफी अध्ययन किया था। हम तीनों ने फिर से उस अस्पताल का रुख किया। हमने दोबारा उसी कमरे की ओर कदम बढ़ाए जहां पहली बार सुमन से मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बार माहौल और भी भयानक लग रहा था। राजेश ने फिर से मंत्र पढ़े और धूप जलाई। जैसे ही हमने कमरे में प्रवेश किया, हमने देखा कि वहां एक औरत खड़ी थी। यह सुमन नहीं थी, बल्कि कोई और आत्मा थी। उसने बताया कि उसका नाम राधा है और वह अस्पताल की पहली नर्स थी। राधा ने कहा कि अस्पताल का मालिक उसे भी मारना चाहता था, लेकिन उसने खुद को मारकर उसकी योजना को विफल कर दिया था। राधा की आत्मा वहां तब से भटक रही थी और उसे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती थी जब तक अस्पताल के सारे गुप्त रहस्य उजागर न हो जाएं। हमने राधा से पूछा कि हमें क्या करना होगा। उसने बताया कि अस्पताल के तहखाने में एक गुप्त कमरा है जहां मालिक ने कई निर्दोष मरीजों को कैद करके रखा था। हमें उस कमरे को ढूंढकर उन आत्माओं को भी मुक्त करना होगा। हम तीनों ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर हमें एक पुराना दरवाजा मिला जो जंग लगा हुआ था। राजेश ने अपने औजारों की मदद से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। वहां कई हड्डियां और पुरानी वस्त्रों के टुकड़े पड़े थे। हमें पता चला कि यहां बहुत से लोगों को बेदर्दी से मारा गया था। नीना ने एक विशेष उपकरण निकाला जिससे आत्माओं से संपर्क किया जा सकता था। उसने मंत्र पढ़े और अचानक हमें कई आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं। उन आत्माओं ने हमें बताया कि वे सभी उस क्रूर मालिक के हाथों मारे गए थे और अब तक मुक्त नहीं हो पाई थीं। राजेश और नीना ने उन आत्माओं को शांत करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान शुरू किए। मैंने उनके साथ मिलकर प्रार्थना की और सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए अनुरोध किया। धीरे धीरे हमें महसूस हुआ कि वातावरण बदल रहा है। चीखें शांत हो गईं और हमें लगा कि सभी आत्माओं को शांति मिल रही है। राधा की आत्मा प्रकट हुई और उसने हमें धन्यवाद दिया। उसने कहा, अब हम सब मुक्त हैं। तुमने जो किया है उसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। राधा की आत्मा भी धीरे धीरे अदृश्य हो गई। अस्पताल के तहखाने से बाहर निकलते समय हमें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हम जानते थे कि हमने कुछ अच्छा किया है। वापस घर पहुंचकर हमने यह अनुभव भी अपने दोस्तों और पाठकों के साथ साझा किया। अब अस्पताल की कहानी को पूरी तरह उजागर कर चुके थे। वहां की आत्माओं को मुक्ति मिल गई थी और अस्पताल अब सिर्फ एक पुरानी सुनसान इमारत थी जिसमें कोई डर नहीं था। मैंने और राजेश ने वादा किया कि हम और भी ऐसी जगहों की तलाश करेंगे जहां आत्माओं को मदद की जरूरत हो। यह अनुभव हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। हमने सीखा कि भूत प्रेत सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, वे भी किसी न किसी मदद की तलाश में होते हैं। और शायद हमारी कहानियों के माध्यम से हम और भी लोगों को यह सिखा सकते हैं कि हर आत्मा की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक अंत होता है। अब मैं और राजेश मिलकर एक नई किताब लिख रहे हैं जिसमें उन आत्माओं की कहानियां होंगी जिन्हें हमने मुक्त किया, और हम उम्मीद करते हैं कि यह किताब भी लोगों के दिलों को छू सकेगी और उन्हें आत्माओं की सच्चाई से परिचित कराएगी। रात का समय था जब मुझे अचानक एक कॉल आया। मैं एक पत्रकार हूं और रहस्यमयी घटनाओं पर लिखने का शौक रखता हूं। कॉल करने वाला शख्स कोई अनजान था। उसने मुझे बताया कि एक पुराना अस्पताल है जो अब बंद हो चुका है और वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। उसने मुझे वहां जाकर इन घटनाओं की तहकीकात करने की चुनौती दी। मैं उत्साहित था
और थोड़ा डरा हुआ भी। लेकिन पत्रकार होने के नाते मेरी जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। अगले ही दिन मैं उस अस्पताल के लिए रवाना हो गया। अस्पताल का नाम था सेंट मैरी हॉस्पिटल, जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित था। जब मैं वहां पहुंचा तो अस्पताल की खस्ताहाल इमारत और उसकी टूटती हुई दीवारें देखकर रूह कांप उठी। मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अस्पताल के अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हर कदम पर फर्श की लकड़ी की चटखने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने सुना था कि यहां कई मरीजों की मौत हो चुकी थी और उन्हीं की आत्माएं यहां भटकती हैं। लेकिन मैंने इस पर कभी यकीन नहीं किया था, जब तक कि मैंने खुद वह आवाजें नहीं सुनी। अचानक मुझे एक कमरा नजर आया, जिसके दरवाजे पर ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। वहां चारों ओर खून के धब्बे थे और ऑपरेशन के उपकरण बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां हाल ही में कोई भयानक घटना घटी हो। तभी मैंने देखा कि एक परछाई मेरी ओर बढ़ रही है। मैंने तुरंत टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा कि यह सिर्फ मेरा वहम है और कुछ नहीं। लेकिन तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरी ओर आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि यहां कुछ बहुत गलत है। मैंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं फंस चुका था। अचानक मुझे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। वह हंसी मेरी रूह को कंपा देने वाली थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी एक कोने से एक छोटी सी बच्ची निकली, जिसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा खून से सना हुआ था। उसने मुझसे कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने घबराकर कहा, मैं यहां सिर्फ तहकीकात करने आया हूं। वह हंसी और बोली, यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी उन्हीं की तरह फंस जाओगे। मैंने डर के मारे दरवाजा जोर से धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी मैंने देखा कि बच्ची गायब हो चुकी थी। अब मेरी घबराहट और बढ़ गई थी। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजा तोड़ा और बाहर निकला। मैं भागते हुए अस्पताल से बाहर आया और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। गाड़ी में बैठकर मैंने चैन की सांस ली और घर की ओर रवाना हो गया। अगले दिन जब मैंने अपने ऑफिस जाकर यह बात अपने सीनियर को बताई, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि यह सब मेरा वहम था। उन्होंने बताया कि वह अस्पताल पिछले 20 साल से बंद है और वहां कोई भी नहीं जाता। लेकिन मैंने जो देखा और महसूस किया वह सच था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह असलियत थी या कोई बुरा सपना। लेकिन एक बात तय थी, मैं अब कभी उस अस्पताल के पास नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से एक कॉल आया। वही अनजान शख्स फिर से मुझसे संपर्क में था। उसने मुझसे कहा, तुम्हें सच का पता लगाना है तो फिर से उस अस्पताल में जाना होगा। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन उसने कहा, तुम्हारे लिए यह जरूरी है। जो बच्ची तुमने देखी थी वह तुम्हारी अपनी बहन है, जो बचपन में उसी अस्पताल में लापता हो गई थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे अपनी बहन की याद आई, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। क्या वाकई में वह वही थी? अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे फिर से उस अस्पताल में जाना ही था। अगले दिन मैं फिर से उसी अस्पताल के सामने खड़ा था। इस बार मेरे साथ एक पुराना फोटो था, जिसमें मेरी बहन की तस्वीर थी। मैंने डरते डरते अस्पताल में प्रवेश किया। वही ठंडक, वही अजीब आवाजें, सब कुछ वैसा ही था। मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा और वहां मेरी बहन की वही परछाई नजर आई। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो घर चलते हैं। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने कहा, मुझे यहां से बाहर नहीं जा सकती, मैं यहीं की हो चुकी हूं, लेकिन तुम मुझे यहां से मुक्त कर सकते हो। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, तुम्हें इस अस्पताल के रहस्य का पता लगाना होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और अस्पताल की हर एक कोने में खोजबीन शुरू की। तभी मुझे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें अस्पताल के डॉक्टरों के घिनौने कामों का जिक्र था। उन्होंने कई मरीजों पर अवैध प्रयोग किए थे और मेरी बहन भी उन्हीं का शिकार हुई थी। मैंने वह डायरी लेकर पुलिस को सौंप दी और अस्पताल की सच्चाई सबके सामने आ गई। इसके बाद मेरी बहन की आत्मा को शांति मिली
और वह हमेशा के लिए मुक्त हो गई। इस अनुभव ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि कभी कभी सच्चाई का सामना करने के लिए हमें अपने डर से लड़ना पड़ता है। और अब मैं एक नई कहानी की तलाश में हूं, क्योंकि सच्चाई की खोज कभी खत्म नहीं होती। इस अनुभव के बाद मेरी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं कम नहीं हुई, लेकिन अब मेरे पास एक नए विश्वास और हिम्मत की ताकत थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं सिर्फ रहस्यमयी घटनाओं की तहकीकात ही नहीं करूंगा, बल्कि उनके पीछे छुपी सच्चाई को भी सबके सामने लाऊंगा। एक दिन मुझे फिर से एक कॉल आया। इस बार यह कॉल किसी अनजान नंबर से नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त से था। उसका नाम राहुल था और वह एक डॉक्टर था। उसने मुझे बताया कि उसे एक नए अस्पताल में काम मिला है जो कुछ ही महीनों पहले खुला है। उसने मुझे वहां आकर मिलने का निमंत्रण दिया। मैंने हामी भर दी और अगले दिन राहुल से मिलने उस नए अस्पताल में पहुंच गया। अस्पताल काफी बड़ा और अत्याधुनिक था। सब कुछ नया और चमचमाता हुआ लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गड़बड़ हो रही हो। राहुल ने मुझे अस्पताल का दौरा कराया और फिर हमें एक खाली कमरे में ले गया। उसने कहा, यह कमरा खास है, यहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल है। मैंने कमरे का निरीक्षण किया। कमरा सामान्य लग रहा था, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राहुल ने बताया कि यहां कई मरीजों ने अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ ने परछाइयां भी देखी हैं। रात होने लगी थी और मैंने फैसला किया कि मैं इस कमरे में रात बिताऊंगा ताकि देख सकूं कि यहां क्या हो रहा है। राहुल ने मुझे कुछ जरूरी सामान और एक टॉर्च दी, फिर मुझे अकेला छोड़कर चला गया। रात के सन्नाटे में कमरे की दीवारों पर परछाइयां खेलने लगीं। हवा में अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था जो पहले नजर नहीं आया था। उसमें लिखा था, यहां से बाहर निकलना मुश्किल है। मैंने जल्दी से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। अचानक मुझे कमरे के कोने से एक हल्की सी रोशनी नजर आई। मैंने वहां जाकर देखा तो एक पुराना फोटो एल्बम पड़ा हुआ था। उसमें कई पुराने फोटो थे जिनमें मरीजों की तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर ने मेरा ध्यान खींचा। वह तस्वीर मेरी बहन की थी जो सेंट मैरी हॉस्पिटल में गायब हो गई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? मेरी बहन की तस्वीर यहां कैसे हो सकती है? मैंने जल्दी से एल्बम के पन्नों को पलटा और देखा कि और भी तस्वीरें थीं जिनमें वही डॉक्टर थे जिन्होंने सेंट मैरी हॉस्पिटल में अवैध प्रयोग किए थे। अब सब कुछ साफ हो चुका था। यह नया अस्पताल उन्हीं डॉक्टरों ने खोला था और वे यहां भी वही अवैध प्रयोग कर रहे थे। मैंने जल्दी से अपने फोन से फोटो खींची और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और राहुल अंदर आया। उसने मुझे देखकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने पूछा, तुम्हें इस सब के बारे में पता था? राहुल ने कहा, हां, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां आया हूं। यह अस्पताल उन्हीं लोगों का है जिन्होंने तुम्हारी बहन को मारा था। अब वे तुम्हारे पीछे भी हैं। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। हमने जल्दी से दरवाजे को खोला और बाहर निकले। अस्पताल के गलियारे अब भयानक हो चुके थे। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। हमने दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी हमें डॉक्टरों की एक टोली ने घेर लिया। मैंने सोचा कि अब हमारा अंत नजदीक है, लेकिन तभी अचानक मेरी बहन की आत्मा प्रकट हुई। उसने उन डॉक्टरों पर हमला किया और हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। हम भागते हुए अस्पताल से बाहर निकले और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर उन डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल को सील कर दिया। मेरी बहन की आत्मा ने एक बार फिर मेरी जान बचाई थी। अब उसे शांति मिल चुकी थी और वह हमेशा के लिए मुक्त हो गई थी। इस घटना के बाद मैं समझ गया कि सच्चाई की खोज कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हमारे इरादे सच्चे हों तो हमें सच्चाई का सामना करने की ताकत मिलती है। मैंने अपने अनुभव को एक किताब के रूप में लिखा, जिससे और लोग भी सच्चाई की ताकत को समझ सकें। और इस तरह मेरी जिंदगी में भले ही डरावनी घटनाओं का सिलसिला कभी खत्म न हो, लेकिन मैंने हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहने का संकल्प ले लिया। अब मैं हर नई कहानी की तलाश में हूं,
क्योंकि सच्चाई की खोज वाकई कभी खत्म नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।